पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के सभी पाठकों को नमस्कार। ये 10 क्वेश्चंस रेगुलर डिस्कशन की सीरीज़ का पहला वीडियो है। हालांकि इसमें 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। 10 हमने इसलिए शुरू किए ताकि हम लोग रेगुलर इसको मेंटेन कर पाएँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये सीरीज़ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीजीटी, DSSS और पॉलिटिकल साइंस के लार्जली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए नए डेवलप किए और ओरिजिनल क्वेश्चंस की एक श्रृंखला है। इससे हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगली 10 सीरीज़ में यानी 10 वीडियोज़ में जितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो ये आपकी तैयारी का एक मापक ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि क्वेश्चंस का लेवल भी मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा आसान भी ना हो, और क्वेश्चंस ऐसे हों जो वास्तव में आपकी तैयारी के स्तर को नापते हों। तो ये सब आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, निरंतर राज्य के कार्यों में सहभागिता के रूप में नागरिक की परिभाषा किस विचारक की है? प्लेटो, विल किमलिका, हीगेल और एरिस्टोटल यानी अरस्तू। तो अरस्तू इसमें सही आंसर है। अरस्तू का आपने सुना होगा, उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकस में नागरिकता के विषय में चर्चा की है और वो ये कहता है कि नागरिक उस व्यक्ति को माना जाना चाहिए या वह व्यक्ति होता है जो राज्य के कार्यों में लगातार सतत सहभागिता करता है। इसलिए ही उसने वृद्धों को, महिलाओं को, दासों को और बच्चों को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा है। इसकी आलोचना भी की जाती है अरस्तू की, इस आधार पर कि उसने बहुत गिने चुने लोगों को नागरिक का दर्जा दिया है। आज के हिसाब से अगर हम देखेंगे लोकतांत्रिक राज्यों में, तो जो लोग राजनीति में लगातार सक्रिय होते हैं, अगर अरस्तू का पैमाना लागू हो तो केवल वही नागरिक कहलाएंगे। विल किमलिका के बारे में आप जानते हैं, ये मल्टी कल्चरलिज्म से जुड़े हुए विचारक हैं और इनकी मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप एक किताब बहुत फेमस है, और दूसरी है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल भी जाती है। किस विचारक के विचारों की इतनी विरोधाभासी व्याख्याएं की गई कि उसे एक साथ ही प्रजातंत्र का अग्रदूत एवं निरंकुशवाद का पोषक माना गया? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, लॉक, हॉब्स, रूसो और प्लेटो। प्लेटो को पहला फांसीवादी, पहला नारीवादी और पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी कहते हैं। लॉक के विषय में आपने पढ़ा हो, उसे अनुभववाद का जनक कहते हैं, उदारवाद का भी जनक कहते हैं, और वो सामाजिक संविदा सिद्धांत यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से जुड़ा हुआ विचारक है। हॉब्स के बारे में आप जानते हैं, उसको हम एक निरंकुश राजतंत्र के समर्थक के रूप में, एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में, एक संविदावादी विचारक के रूप में जानते हैं, और भौतिक विज्ञान की पद्धति का प्रयोग के लिए राजनीति विज्ञान में उसको खासतौर से जाना जाता है। तो इसमें सही आंसर है रूसो, जीन जैक्स रूसो, जो फ्रांस का निवासी एक दार्शनिक है। रूसो का एक सिद्धांत है सामान्य इच्छा का, जनरल विल का, शायद अगला क्वेश्चन इसी पे है। तो जनरल विल के सिद्धांत को जब वो देता है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थक बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है रूसो से। वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भर्त्सना करता है, उसकी आलोचना करता है, जिसको हम प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। वो कहता है कि जो सामान्य इच्छा है किसी व्यक्ति की, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र का समर्थक नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थक बनता है। तो उसने सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत दिया, उस कारण से उसको हम राजनीति विज्ञान में या राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रजातंत्र का अग्रदूत कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसने सामान्य इच्छा को इतना निरंकुश बना दिया कि हम उसे निरंकुशवाद के पोषक के रूप में भी जानते और समझते हैं। तो ये जो चूँकि रूसो एक ओरिजिनल थिंकर है, एक मौलिक विचारक है, और उसके विचारों की व्याख्याएं की फिर बहुत सारे विश्लेषकों ने, एनालिस्ट्स हैं, तो उन्होंने अपने विश्लेषण में अलग अलग निष्कर्षों पे पहुँचे। कुछ ने उसे प्रजातंत्र का अग्रदूत और कुछ ने उसे निरंकुशवाद का पोषक माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा को सामान्य इच्छा बनाने वाला तत्व कौन सा है? संख्या, समाज, लोक कल्याण या उपरोक्त सभी? तो सामान्य इच्छा के बारे में आप जानते हैं, रूसो का सिद्धांत है और ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ये बहुसंख्यकों की इच्छा हो या फिर सभी की इच्छा हो, बल्कि ये किसी एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है। सामान्य इच्छा होने का जो प्राण तत्व है, जो सोल है बेसिकली, वो है उसका वेलफेयर ओरिएंटेड होना, यानी कि लोक कल्याण आधारित होना। आप ये माने कि जैसे 100 व्यक्ति हैं, अगर उनमें से 99 लोग लोक कल्याण के विपरीत जा रहे हैं और एक व्यक्ति लोक कल्याण की बात कह रहा है, तो उसकी जो इच्छा है एक व्यक्ति की, वो सामान्य इच्छा बनेगी। तो सामान्य इच्छा को सामान्य बनाने वाला तत्व न संख्या है, न समाज है, बल्कि क्या है? लोक कल्याण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारानुसार
धर्म, कला, संस्कृति, विज्ञान एवं राजनीति तथा समाज में परिवर्तन होता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से, संस्कृति में परिवर्तन होने से, सभ्यता में परिवर्तन होने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन विचारक है, आप जानते हैं, और उसका एक दोस्त है एंजल्स। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, हालांकि नहीं पूछा जाएगा। अभी हम वहीं लौट रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का, और उसने ये कहा कि सुपर स्ट्रक्चर में होने वाले जो सारे परिवर्तन हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे ही परिवर्तन आएगा तो उसी अनुपात में, उसी के हिसाब से उसके सुपर स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन आ जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बेसिक स्ट्रक्चर किसी पेड़ की जड़ होती है और सुपर स्ट्रक्चर उसका तना, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल, उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है उत्पादन प्रणाली। जैसे ही उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आता है वैसे ही धर्म में, कला में, संस्कृति में, विज्ञान में, विश्वासों में, राजनीति में, इन सब में ऑटोमेटिकली कानून में परिवर्तन आ जाता है। आपने उसका अगर जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसको पढ़ा हो तो वो ये कहता है कि सबसे पहले आदिम साम्यवाद की अवस्था थी जिसमें कोई वर्ग नहीं थे, और क्योंकि वर्ग नहीं थे तो वर्गों के बीच संघर्ष भी नहीं था, और वर्ग संघर्ष नहीं था इसीलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए वो जो आरंभिक अवस्था है आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, आप ये जानते हैं बेहतर, और ये जानना चाहिए कि मार्क्स फाइनली साम्यवाद की अवस्था तक पहुंचना चाहता है 4-5 चरणों से गुजरने के बाद, और इसी बीच वो एक क्रांति की बात करता है और उसमें वो रक्त रंजित होने का भी समर्थन कर देता है। लेकिन इतिहास की व्याख्या करते समय वो ये कहता है कि जो शुरुआती अवस्था है इतिहास की, जो पहली अवस्था है वो आदिम साम्यवाद की है, वहाँ पर कोई वर्ग या कोई राज्य नहीं है। साम्यवाद की बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कार्ल मार्क्स की, वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था। जहाँ कहीं भी ये होगा तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से वो अवस्था कैसी है, साम्यवाद की है। तो जो प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी है, आदिम साम्यवाद की। वो कहता है वहाँ पे साम्यवाद तो है लेकिन वो आदिम तरीके का है, प्रिमिटिव टाइप है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दो वर्ग बने, एक बना स्वामी और दूसरा बना दास। तो यहाँ से जो दूसरी अवस्था है कार्ल मार्क्स के हिसाब से इतिहास की, क्योंकि उत्पादन जो प्रणाली थी वो बदल गई। पहले लोग जा कर के जंगलों में फल या जो पशुओं का मांस वगैरह वो खाते थे, अब लोग पशुपालन करने लगे एक तो, और थोड़ा बहुत कृषि का भी आविष्कार हुआ तो वो भी करने लगे। तो जिसने भूमि पे कब्जा कर लिया, जिसने ज़्यादा पशुओं पे खास तौर से कब्जा कर लिया, वो स्वामी बन गए, और उनके पशुओं के पालन के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लिया जिनको दास कहा गया। यहीं से वर्गों का ऑरिजिनेट हुए, वर्ग ऑरिजिनेट हुए, और चूंकि वर्ग हुए तो वर्गों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है वो कहता है। और वर्ग संघर्ष में जो स्वामी हैं, जो हैव्स कहता है जिनको कार्ल मार्क्स, जिनके पास संसाधन हैं, हैव्स हैव नॉट्स पर कंट्रोल रख सकें, नियंत्रण रख सकें, उनसे अपनी बात मनवा सकें, उनको अपने अनुसार चला सकें, क्योंकि हैव नॉट्स संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। आज भी आप देखेंगे तो स्वामी जो हैं वो, माने हैव्स जो हैं वो बहुत कम है संख्या में, हैव नॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्क्स बेसिकली ये कहता है कि राज्य नाम की जो संस्था है, ये सरकार है, कानून है, ये पुलिस है, जेल है, न्यायालय है, जो राज्य की प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, वो शोषक वर्ग ने, हैव्स ने बनाई हैं हैव नॉट्स के शोषण के लिए। इसीलिए वो राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहता है। वो कहता है कि इससे ज़्यादा राज्य कुछ भी नहीं है और इसको शोषण का यंत्र मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का आरंभिक अध्ययन, जिसे युवा मार्क्स का विचार कहा जाता है, का मुख्य विषय क्या है। जिस मार्क्स को बेसिकली हम जानते रहे या जानते हैं वो हम उसको वर्ग संघर्ष के सिद्धांतकार के रूप में, या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतकार के रूप में, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांतकार के रूप में, या फिर सुपर स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर की बात करने वाले सिद्धांतकार के रूप में जानते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो शुरुआती अध्ययन है वो अलगाव की यानी एलियनेशन की समस्या पर केंद्रित है, और 1844 की जो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स उसकी किताब है उसमें इसको बाकायदा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार काल क्रम में पहले है वर्गों का उदय, राज्य का उदय, राज्य का उदय, वर्गों का उदय, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इससे पहले का जो हमारा विश्लेषण है उसमें ये बात आ चुकी है कि पहले वर्गों का उदय हुआ है, फिर राज्य का उदय हुआ। वर्ग संघर्ष के कारण से राज्य का उदय हुआ है। इसीलिए जब मार्क्स साम्यवाद की बात करता है, कम्युनिज्म की बात करता है, तो वो ये कहता है कि साम्यवाद का मतलब है
वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था, यानी पहले वर्ग लुप्त होंगे, पहले वर्ग समाप्त होंगे। अब चूंकि वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो वर्गों का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए वर्ग संघर्ष की समाप्ति के कारण से राज्य नाम की संस्था का कोई औचित्य, कोई प्रयोग, कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। इसलिए ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जैसे ऐसा बताते हैं जो बायोलॉजी के लोग हैं कि पहले मनुष्यों की पूंछ होती थी या सांपों के पैर होते थे, लेकिन उनका कोई प्रयोग हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो धीरे धीरे करके लुप्त हो गई। ठीक वैसे ही कार्ल मार्क्स के हिसाब से राज्य भी लुप्त हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। बुर्जुआ इस प्रकार सांस्कृतिक प्राधान्य का उपयोग कर सामान्य जन को स्वभाव से अपने प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखते हैं और एक श्रमिक क्रांति की संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं। यह विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विचारक के अधिक निकट है? बुखारिन है, लेनिन है, ग्रामसी है और कार्ल मार्क्स है। तो ये इटालियन विचारक है ग्रामसी, और इसने ये कहा कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो जरूरी नहीं है कि बल प्रयोग करके हैव नॉट्स पे कंट्रोल रखेगा, बल्कि पूंजीवाद के इस युग में बुर्जुआ वर्ग ने कल्चरल हेजेमनी को अपना लिया है, और वो माने जो परिवार नाम के इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या ख़ास तौर से जो मीडिया है, मीडिया पे मार्क्यूजे वगैरह का भी बहुत अच्छा काम है। वन डायमेंशनल मैन, उनकी किताब आपने सुनी होगी, उस पर कभी डिस्कशन करेंगे। तो वो कहता है कि इन सब इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो पूंजीवादी मूल्य हैं उनको लेजिटिमेट किया जाता है, और चूंकि लेजिटिमेट वैध हो जाते हैं, वैध हो जाने के बाद उनके विरोध को करने की कोई जगह ही नहीं बचती है। जब हम ये मानने लगेंगे कि ये काम ठीक हो रहा है तो फिर हम उसका विरोध क्यों करेंगे। तो इसलिए जो बुर्जुआ वर्ग है वो पूंजीवादी मूल्यों को इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हैव नॉट्स हैं उनके सामने परोसता है, उनको लेजिटिमेट करता है और उनके दिमाग में बिठा देता है कि ये सब ठीक हो रहा है। तो इसके कारण से जो श्रमिक क्रांति है उसकी संभावनाएं कम से कम या समाप्त हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कल्चरल हेजीमनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सांस्कृतिक प्राधान्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का एक और वैचारिक पहलू यह है कि इसके माध्यम से शासक वर्ग अपने हितों को समाज के हितों के रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। अलगाव, वर्ग संघर्ष, प्राधान्य, सत्ता। तो ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। हेजीमनी का एक और वैचारिक पहलू यह है कि इसके माध्यम से शासक वर्ग अपने हितों को समाज के हितों के रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। इस पे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया पुस्तक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। यह पुस्तक रॉबर्ट नॉजिक ने लिखी है, 1974 की किताब है, बिल्कुल ठीक बात है। यह स्वेच्छातंत्रवाद यानी लिबर्टेरियनिज्म का एक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है। नव उदारवाद की बेसिकली दो धाराएं हैं, हमने पहली वीडियोस में बात की है। एक है इगलिटेरियनिज्म जिसके समर्थक हैं सीवी मैकफेरसन और जॉन रॉल्स, और दूसरी है लिबर्टेरियनिज्म जिसमें आइजिया बर्लिन है, रॉबर्ट नॉजिक हैं, हेयक हैं, मिल्टन फ्रीडमैन हैं और कुछ विचारक हैं। तो ये जो है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये स्वेच्छातंत्रवाद का एक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा में तर्क प्रस्तुत करती है, बिल्कुल ठीक बात है, और ख़ास तौर से संपत्ति के अधिकार पर। यह समतावाद, इगलिटेरियनिज्म की वकालत करता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, चौथा पॉइंट, इसलिए 1, 2, 3 यानी बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वेच्छातंत्रवाद लिबर्टेरियनिज्म के साथ सामंजस्य में नहीं है। कौन सी बात या कौन से विचार स्वेच्छातंत्र के अगेंस्ट जाते हैं? स्वेच्छातंत्रवाद के न्यूनतम राज्य, बिल्कुल मिनिमल स्टेट की बात करता है स्वेच्छातंत्रवाद, यानी राज्य के काम कम से कम होने चाहिए, उसकी भूमिका कम से कम होनी चाहिए, उसको केवल नकारात्मक काम यानी नेगेटिव फंक्शंस करने चाहिए और उन कामों को करना चाहिए जिन्हें या तो व्यक्ति या फिर जो उसने वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं, स्वैच्छिक समूह हैं, वो ठीक से न कर पाते हों या वो करने में अक्षम हों, खास तौर से जैसे बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना या कानून व्यवस्था बनाए रखना।
दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का समर्थक है, कहता है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। उदारवाद का बेसिक जो मंत्र है, जो मूल मंत्र है वो यही है, खुलापन होना, राज्य के हस्तक्षेप का कम से कम होना। उदारवाद आप ये जानते भी हैं कि बेसिकली एक इकोनॉमिक्स में जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने पॉलिटिकल साइंस में लिया है और उसकी व्याख्याएं की हैं। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य। स्वेच्छातंत्रवाद लोक कल्याणकारी राज्य का विरोधी है और ये कहता है कि लोक कल्याण और सामाजिक न्याय के नाम पर जो टैक्सेशन किया जाता है उसको वो गलत मानते हैं, अनौचित्यपूर्ण बताते हैं और उसको वसूली के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। राजनीतिक अधिकारों का, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का समर्थक है स्वेच्छातंत्रवाद। प्रश्न नेक्स्ट है, स्वस्वामित्व का मुहावरा सुमेल रखता है उपयोगितावाद से, स्वेच्छातंत्रवाद से, राष्ट्रवाद से या हीगलवाद से? तो इसमें आप जानते हैं स्वस्वामित्व का मतलब है कि व्यक्ति अपने ऊपर, व्यक्ति का अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा और अपने शरीर के ऊपर खुद का हक और नियंत्रण होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं स्वेच्छातंत्रवाद से सीधे सीधे रिलेट कर रहा है, ऑप्शन बी ठीक होगा। प्लेटो के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्लेटो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का पिता है। प्लेटो की चिंतन पद्धति द्वंद्वात्मक है। प्लेटो की रिपब्लिक संवाद शैली में लिखी गई है जिसमें सुकरात पात्र है। प्लेटो के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। तो इसको आप पढ़ें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है उसे। प्लेटो की चिंतन पद्धति द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिक मेथड है, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि ये सोक्रेटिस से जन्म लेती है, प्लेटो भी उसका इस्तेमाल करता है। प्लेटो की रिपब्लिक बातचीत की शैली में लिखी गई है, ये बिल्कुल ठीक है। और जिसमें सुकरात सवाल कर रहा है, सुकरात सवाल क्या कर रहा है, बेसिकली प्लेटो सुकरात के माध्यम से सवाल कर रहा है। प्लेटो के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहता है। प्लेटो के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है, यह पॉइंट गलत है। बल्कि ऐसा जो दूसरे विचारक हैं जिनका विश्लेषण करता है जिनके सिद्धांतों का, वो अपना न्याय सिद्धांत देने से पहले उसमें थ्रेसीमेकस नाम का एक विद्वान है, वो ऐसी बात करता है। तो इसमें 1, 2, 3 पॉइंट सही होंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। इंटरनेशनलिज्म मुख्यतः जुड़ा हुआ है रियलिज्म से, आइडियलिज्म से, लिबर्टेरियनिज्म से या टेररिज्म से। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मतलब है कि ये जो विचारक हैं ये इस बात का समर्थन करते हैं कि शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी, नैतिकता बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनका प्रभाव बढ़ेगा, तो धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेट में पहुंचेंगे जहां पर हम एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार, ग्लोबल गवर्नेंस बना पाएंगे। और ये जो विचार है ये बेसिकली आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। यथार्थवादी जो हैं इसके विपरीत, वो तो नेशन स्टेट को, राष्ट्र राज्य को ही सर्वोपरि मानते हैं, उसी को सर्वोत्तम संस्था मानते हैं और उसके ऊपर किसी संस्था की बात या उसके किसी संस्था के नियंत्रण की बात स्वीकार नहीं करते। वर्तमान विश्व व्यवस्था का एक ध्रुवीय सामान्यतः विश्लेषण किसके प्रभुत्व को रेखांकित करने के लिए किया जाता है? यानी वर्तमान विश्व व्यवस्था जो ग्लोबल ऑर्डर है या इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको अगर हम एक ध्रुवीय कहें, कोई विश्लेषक ये कह रहा है कि एक ध्रुवीय है, तो वो एक ध्रुव कौन सा है, वो किसके डोमिनेंस को दिखाना चाह रहा है? भारत के, सोवियत संघ के, चीन के, अमेरिका के? क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, बस क्वेश्चन आसान ही है, आप जानते हैं। इसमें सही आंसर है अमेरिका। जब भी हम एक ध्रुवीय विश्व की बात कर रहे हैं, हालांकि कोल्ड वॉर इसके खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, बेसिकली 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से हम कोल्ड वॉर की समाप्ति की बात करने लगे हैं। इस पर बहुत सारी किताबें और डिबेट है पूरी। जैसे एक किताब आपने पढ़ी होगी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा की 1992 की, उस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। मैं वापस लौट रहा हूँ। तो उसके बाद हमने, तब तो द्विध्रुवीय विश्व सब लोग जान रहे हैं, एक ध्रुव सोवियत संघ है और दूसरा ध्रुव जो है वो अमेरिका है। लेकिन उसके बाद से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विश्लेषकों ने उस स्थिति को अलग अलग ढंग से विश्लेषित किया है। कुछ ने कहा कि अब विश्व एक ध्रुवीय हो गया, यानी यूनिपोलर हो गया, और वो ध्रुव कौन सा है? अमेरिका, कि अब पूरी दुनिया में अमेरिका का डोमिनेंस होगा। लेकिन कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अब विश्व जो है वो ना एक दो ध्रुवीय तो बचा ही नहीं है और एक ध्रुवीय हुआ नहीं है, बल्कि ये बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर हो गया है, जिसमें चाइना भी एक पावर है, जिसमें अमेरिका एक पावर है, जिसमें भारत भी पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है, जिसमें सोवियत संघ का जो प्रतिनिधि देश है रसिया, वो भी इमर्ज कर रहा है। तो अब विश्व में पावर के बहुत सारे पोल्स बन गए, इसीलिए हम इसको मल्टीपोलर विश्व कह सकते हैं। कलेक्टिव वॉइस ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस,
किसकी तरफ संकेत करता है? ये जो मुहावरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ, दक्षेश की तरफ या यूरोपीय संघ की तरफ? ये चारों संगठन हैं। इसमें आप जानते हैं कि 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर इस आंदोलन को शुरू किया था। बाद में सुकर्नो भी इससे जुड़े। और आज दुनिया के जो 120 विकासशील या अल्पविकसित देश हैं, खासतौर से तृतीय विश्व के देश, वो इससे जुड़े हुए हैं। तो हम इसको तीसरे विश्व के देशों की एक सामूहिक आवाज़ के रूप में चित्रित कर सकते हैं। मेरा उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। विश्व राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसका भाव ये है बेसिकली इस क्वेश्चन का कि विश्व राजनीति यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स आज जैसी है उसको, उसके स्वरूप को, उसका जो नेचर है उसको डिसाइड करने में कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं? स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, आतंकवादी गुट, उपरोक्त सभी। तो स्टेट एक्टर्स सबसे महत्वपूर्ण हैं ही निश्चित तौर पे। नॉन स्टेट एक्टर्स भी, जिसमें MNCs वगैरह आते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और बाकी सब चीज़ें। आतंकवादी गुट भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लगातार प्रभावित कर रहे हैं और कई बार तो ये बहुत सीरियसली प्रभावित करते हैं। इसलिए ये भी समान रूप से विश्व राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। संख्या मुझे मालूम नहीं है कितने हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और बाकी जितने दोस्त हैं, आपके साथी हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग नए हैं पॉलिटिकल साइंस विषय में, उन सब के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। चैनल पे लगातार लोग जुड़ रहे हैं तो हमारी टीम की और हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। जल्द ही मिलेंगे और कल ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।